मैं गुरुकुल चैनल में आप सबका यशीष गुप्ता स्वागत करता हूं। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है और आज हम क्या कहते हैं फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेव फंक्शन के ऊपर बात करेंगे। वेव फंक्शन की बहुत ही व्याख्या करेंगे। और दोस्तों जो वेव फंक्शन होता है वो होता क्या है। अगर कोई वेव फंक्शन किसी मैकेनिकल सिस्टम से एसोसिएटेड है, संबंधित है, तो वो उसके बिहेवियर को पूरी तरीके से डिफाइन करने की कैपेबिलिटी रखता है। वो उसके बारे में रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन रखता है। हम केवल छोड़ेंगे इक्वेशन को उसके लिए सॉल्व करके उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो दोस्तों इसलिए साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेव फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वेव फंक्शन को डिफाइन करने के लिए हम उसकी ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज़ के आधार पर उसे डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। उसकी भौतिक अवस्था को भौतिक व्याख्या करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो जो साइन है वो एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, तो इसलिए हम उसे a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब दोस्तों हमने इसे a प्लस आयोटा बी मान लिया। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब साइन का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिखा हमने, साइन स्टार। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट बनाना सिंपल होता है। आयोटा की जगह आयोटा माइनस, मतलब साइन बदल दिया आयोटा का। ओके, केवल साइन बदल देना है। माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, तो माइनस कर दिया। फिर हमने फर्स्ट और सेकंड की क्या कर दी, गुणा कर दी। अब दोस्तों आप सामने देख सकते हैं a प्लस आयोटा बी, a प्लस a माइनस आयोटा बी, वही फुका हुआ फॉर्मूला बन गया। a प्लस बी a माइनस बी का क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे आयोटा स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, माइनस होती है, माइनस माइनस प्लस। दोस्तों आप ये देख सकते हैं क्या कहते हैं कि इन दोनों की जो इनटू है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट की जो इनटू है वो क्या मिल रही है, वो हमें पॉजिटिव मिल रही है और रियल मिल रही है। ओके, तो दोस्तों हाँ, तो ये पॉजिटिव मिल रही है और रियल मिल रही है। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी भी कहते हैं। जो हमारा साइन स्क्वायर होता है वो हमें किसी भी रीजन में प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, किसी भी पार्टिकल के होने की प्रोबेबिलिटी की डेंसिटी को के बारे में बताता है कि उसकी कितना डेंस है, कितना मतलब प्रोबेबिलिटी कितनी है। ओके, किसी भी रीजन में कोई भी वो पार्टिकल है वो कितनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी में है। ओके, ठीक है। और जो यहाँ पे से साइन होता है वो साइन क्या होता है, प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड होता है। ओके, अब इसे थोड़ा आगे और समझते हैं। अब दोस्तों हमने कल ही श्रोडिंगर इक्वेशन का क्या कहते हैं डेरिवेशन किया था। तो श्रोडिंगर इक्वेशन के डेरिवेशन में हमने क्या कहते हैं साई के बारे में पढ़ा था, क्या कहते हैं डिराइव किया था। तो दोस्तों जो साइन होता है अकॉर्डिंग टू श्रोडिंगर इक्वेशन, जो श्रोडिंगर इक्वेशन में मानते हैं क्या कहते हैं, किसी टाइम t पर अगर कोई पार्टिकल है वो r डिस्टेंस पे है, उसकी पोजीशन r है, वेक्टर r है, तो जो साइन है अगर क्या कहते हैं उसी पर्टिकुलर रीजन में अगर उसके क्या कहते हैं होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी तो साई का जो मैग्नीट्यूड है वो भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। और अगर उसके होने की प्रोबेबिलिटी कम होगी तो साई का मैग्नीट्यूड भी कम होगा। तो इसलिए इसी बात से हम ये साइन को इस रूप में डिफाइन कर सकते हैं कि जो साइन है वो क्या है, वो मेजर ऑफ प्रोबेबिलिटी है, मतलब मापन है प्रोबेबिलिटी का। कैसे, ऑफ पार्टिकल, किसी पार्टिकल की अराउंड अ पर्टिकुलर पोजीशन, किसी पर्टिकुलर पोजीशन के अराउंड, मतलब किसी पर्टिकुलर पोजीशन के अराउंड कोई अगर पार्टिकल है तो उसकी पार्टिकल की उस रीजन में होने की प्रोबेबिलिटी का मेजरमेंट क्या है, साइन है। ओके, मतलब साइन की डेंसिटी, साइन का मान अगर ज़्यादा होगा, इसका परिमाण अगर ज़्यादा होगा, मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, तो वहाँ पर उस रीजन में उसके होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी। साइन का मान कम होगा तो उस रीजन में उसके होने की प्रोबेबिलिटी कम होगी। दोस्तों हम यहाँ पे इमेजिन करने की कोशिश कर रहे हैं कि व्हाट इज साइन ऑफ, साइन कैसा दिखता है, साइन की भौतिक वैल्यू क्या है। ओके, अब दोस्तों मैं इससे थोड़ा अलग टॉपिक की बात करने वाला हूँ, मतलब टॉपिक यही है, रिलेट हो जाएगा, बट अभी आप ये सोचोगे कि इससे क्या संबंध है। फिलहाल छोड़ो। अगर हम बात करते हैं कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को कंसिडर करते हैं जिसकी इंटेंसिटी आई है, वो मोनोक्रोमेटिक है और जिसकी फ्रिक्वेंसी न्यू है। ओके, और क्या कहते हैं जो यहाँ पे ई है वो क्या है, वो इलेक्ट्रिक वेक्टर है, और जो सी है वो क्या है, वो वेलोसिटी ऑफ लाइट है, और एप्सिलॉन को तो आप जानते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसकी वैल्यू भी पता है। अब दोस्तों हम क्या कहते हैं, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सेकंड इक्वेशन लेते हैं। सेकंड इक्वेशन क्या कहता है, यहाँ पे क्या है, में ऑल्सो हम जो इंटेंसिटी है किसी सी लाइट की हम इस टर्म में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे जो n है वो क्या है, फोटोन है, नंबर ऑफ फोटोन्स हैं। जो फोटोन्स हैं उनका नंबर है। ईच ऑफ एनर्जी h न्यू, जिसमें से प्रत्येक फोटोन की जो एनर्जी है वो h न्यू है, मतलब एक फोटोन की एनर्जी की वजह से क्या कहते हैं इंटेंसिटी आई। अब समझो ये कैसे आया है, एक फोटोन है वो इंटेंसिटी आई देता है, और n फोटोन है वो इंटेंसिटी मतलब I1 देता है, और n फोटोन है वो I देते हैं। सही है, तो टोटल नंबर ऑफ फोटोन इनटू
एनर्जी पर फोटोन। ओके, अब दोस्तों इन दोनों को आप देख के आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो देखिए ये तो क्या है, ये दोनों हमारे कांस्टेंट हो गए। ओके, यहाँ सॉरी ये दोनों और ये कांस्टेंट हो गए, तो वेरिएबल्स क्या रहेगा, ये दोनों रहेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि n इज प्रपोर्शनल टू ई स्क्वायर, मतलब जो E है, E की वैल्यू बढ़ेगी, इलेक्ट्रिक वेक्टर बढ़ेगा, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स भी बढ़ेंगे। तो ये क्या है, बट जो ये हमारी वैल्यू है वो कब तक वैलिड होगी, वो तभी तक वैलिड होगी जब लार्ज नंबर ऑफ फोटॉन्स इन्वॉल्व हों, जब लार्ज नंबर ऑफ फोटॉन्स इन्वॉल्व हों। ये कब वैलिड नहीं होगी, जब क्या कहते हैं फोटॉन्स, लार्ज नंबर ऑफ फोटॉन्स आर प्रेजेंट। सही है, तभी ये वो होगी, वैलिड होगी। अब तब वैलिड क्यों नहीं होगी, जब लार्ज नंबर ऑफ फोटॉन्स प्रेजेंट नहीं होंगे। वो इसलिए फ्रेंड्स मेरे क्या कहते हैं, क्योंकि अगर क्या कहते हैं, अगर कोई एक फोटोन है, ओके, अगर एक फोटोन है, वो एक आपकी एक जैसे ये लीजिए, कंसिडर कीजिए, ओके, दीवार, फोटोन मारा, तो आप इसकी स्कैटरिंग को नहीं देख पाएंगे। ठीक है, एक सिंपल फोटोन कितना छोटा होता है, हम इसकी स्कैटरिंग को कैसे देख सकते हैं। सही है, मतलब इसे देखना, ऑब्जर्व करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हम मतलब ये उसके लिए लार्ज नंबर ऑफ एक फोटोन के लिए इनवैलिड है, ओनली लार्ज नंबर ऑफ फोटोन्स को ही हम ये देख सकते हैं। तो अगर हम स्टैटिस्टिकली अगर बात करें, अगर हम क्या कहते हैं, सॉरी पेन उठा लेता हूँ, हाँ, अगर हम स्टैटिस्टिकली स्पीक करें, स्टैटिस्टिकली बोलें, तो हम ये कह सकते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्ट्राइकिंग, जो प्रोबेबिलिटी है किसकी, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्ट्राइकिंग पार्टिकल है, सॉरी स्ट्राइकिंग फोटॉन्स, कहाँ पे, ऑन अ वेरी लार्ज स्क्रीन, जो बड़ी सी स्क्रीन है उस पे टकराने वाले फोटॉन्स की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी, वो बहुत लार्ज होगी। कब लार्ज होगी, क्या कहते हैं, उस पॉइंट पर, सॉरी लार्ज स्क्रीन इज लार्ज on a point where the intensity of diffraction pattern is maximum। मतलब कहने का ये है, फंडा पूरा ये है, अगर किसी दीवार पे कोई फोटोन टकरा रहा है और वहाँ पे जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट देखने को मिल रही है वो सबसे ज़्यादा जिस रीजन में होगी, जहाँ पे मैक्सिमम होगी, वहीं पर उसके होने की क्या कहते हैं प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा होगी। क्योंकि आपने देखा n इज प्रोपोर्शनल टू ई स्क्वायर, और ई स्क्वायर आई के प्रोपोर्शनल, तो n इज प्रोपोर्शनल टू आई बढ़ेगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ रहा है, तो प्रोबेबिलिटी तो अपने आप बढ़ रही है ना, उस रीजन में नंबर ऑफ फोटॉन्स ज़्यादा है। सही है, तो उस रीजन में क्या है, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है उसके पाए जाने की। ओके, तो अब जो ये आर्ग्यूमेंट है, ये आर्ग्यूमेंट है, इससे हम वेव फंक्शन से रिलेट करते हैं, क्योंकि हम पर वेव फंक्शन के बारे में रहे हैं। ये आर्ग्यूमेंट हमने क्यों करी, बिकॉज वी वांट टू नो अबाउट द वेव फंक्शन, हम उसकी फिजिकल इंटरप्रिटेशन पढ़ रहे हैं, भौतिक व्याख्या करना चाह रहे हैं। तो इस आर्ग्यूमेंट के लिए जो वेव फंक्शन है, अब मान लिया जो वेव फंक्शन साई जो क्या एसोसिएटेड है किसी मूविंग पार्टिकल के साथ, सही है, किसी मूविंग पार्टिकल, छोटा सा मान लिया मूविंग पार्टिकल है, मोशन कर रहा है। ओके, तो इसे क्या कहते हैं, मैक्स बोर्न ने 1926 में क्या किया था, एक पोस्टुलेट लिया था। उन्होंने कहा था कि जो स्क्वायर ऑफ मैग्नेटिक वेव फंक्शन है, मतलब क्या कहते हैं, जो ये वेव फंक्शन है के मैग्नीट्यूड का जो ये स्क्वायर है वो क्या होगा, अगर जो ये मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, ओके, मैग्नीट्यूड स्क्वायर ऑफ वेव फंक्शन है, साइन स्क्वायर है। ओके, तो अगर जो ये साइन है उसे आप क्या कर सकते हो, पूरी तरीके से एवल्यूट कर सकते हो,
पूरी तरीके से आप उसे एवल्यूट कर सकते हो, उसका मान निकाल सकते हो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे। अगर आप में इतनी कैपेबिलिटी है, आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट में उस साइन को एवल्यूट कर सकते हो, तो जो ये साइन है वो रिप्रेजेंट करेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल एट दैट पॉइंट। तो साइन रिप्रेजेंट करेगा, रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग, सही है, छोटा छोटा लिख रहा हूं शॉर्ट फॉर्म में, फाइंडिंग द पार्टिकल एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, दैट पर्टिकुलर पॉइंट, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे पार्टिकल के फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, क्लियर। अब इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और हमें पता है साइन स्क्वायर हमारा क्या है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, सही है। और यहाँ पे साइन क्या होगा, प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड होगा, वही बात है। अब अगला, मान लो प्रोबेबिलिटी पी आर है, सही है। अब अगर 3D की बात करें तो प्रोबेबिलिटी डी आर है। तो ये क्या हो गया, ये हमारा वॉल्यूम का एलिमेंट हो गया। हमने वॉल्यूम एलिमेंट ले लिया। यहाँ पे जो डी टाउ है वो डी टाउ का वैल्यू कितनी है, डी एक्स डी वाई डी जेड। अगर इफ इट इज इन अ रीजन ऑफ 3D में कंसिडर कर रहे हैं, ओके, जिसमें इमेजिन करना इजी होता है उसमें इमेजिन कर लेते हैं। तो जो ये पी आर इंटू डी टाउ है, तो ये किसके बराबर होगा, साई स्क्वायर, हाँ ये भी इसमें होगा आर कॉमा टी, सही है। हाँ ये पोजीशन और टी का वो है फंक्शन, हाँ डी टाउ, ओके। इसे और अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये तो हम ये भी कह सकते हैं, अगर हम बात करें एक्स वाई जेड 3D में हम बात कर रहे हैं, टी डी टाउ साइन एक्स वाई जेड टी स्क्वायर है, और यहाँ पे डी टाउ है इनटू में, ओके, सही है। अब हम क्या कह रहे हैं, अब इस सब को, अब अगर जो ये हमारा मोशन करने वाला पार्टिकल है, वो मान लो जो मोशन कर रहा है वो 3D में नहीं कर रहा है, सही है, उसे मैंने क्या किया, कन्फाइंड कर दिया, उसे मैंने रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि ओनली वो फ्री पार्टिकल नहीं, वो ओनली वन डायरेक्शन में ही मोशन करेगा। तो 1D मोशन कर रहा है, और किसके अलोंग कर रहा है, अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलोंग कर रहा है, 1D मोशन कर रहा है। मान लिया एक स्मॉल डिस्टेंस dx करता है, t टाइम में एक स्मॉल डिस्टेंस dx करता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी पी डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स कॉमा टी, साइन स्टार मीन्स साइन का वेव फंक्शन का कॉन्जुगेट, और इंटू डी एक्स, आगे जगह नहीं है लिखने की इसलिए नीचे लिख दिया, आप होशियार है समझ गए होंगे। तो इनका जो इंटू है वो एक्स कॉमा टी स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा। अब दोस्तों हमें क्या कहते हैं, तो यहाँ पे ये जो कहलाती है, तो साइन एक्स इंटू टी स्क्वायर है, ये दोस्तों ये हमारा क्या है, ये हमारे कहलाएगी प्रोबेबिलिटी पर यूनिट डिस्टेंस। जो हमारा ये साइन है वो यहाँ पे कहलाएगा प्रोबेबिलिटी पर यूनिट डिस्टेंस, मतलब एक यूनिट डिस्टेंस की प्रोबेबिलिटी पर यूनिट डिस्टेंस, सॉरी प्रत्येक यूनिट डिस्टेंस में पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी, ओके। हम मीनिंगली समझेंगे, ओके फ्रेंड्स। अगर आपको ऐसे वीडियो और अच्छे देखने हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको मज़ा आ रहा है तो, और कमेंट भी कर सकते हैं, मुझे भी खुशी मिलेगी कि अगर आपको अच्छे लग रहे हैं मेरे वीडियोस, ठीक है। अगला देखते हैं। अब दोस्तों हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में ये पढ़ा था कि जो साइन है वो क्या है, एज अ सॉल्यूशन है, ओके, सॉरी हाँ एज अ सॉल्यूशन है, एक्स डॉट वाई जेड टी, नॉट टी, डेट e की पावर माइनस आई ओटा ओमेगा टी, ओके। साइन साई नॉट कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, डोंट फॉरगॉट एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड e की पावर आयोटा। अब मैंने बोला ना सिंपल है, कॉन्जुगेट कैसे किया, आयोटा में क्या लगा दिया, साइन बदल दिया। अब अगर इसकी इंटू करेंगे तो सही है, तो हमारे क्या हो रहा है, एक गुणा में घाते जुड़ती हैं, माइनस आई ओमेगा टी से ये कट जाएगा, ई की पावर 0 बचेगी, इसकी ई की पावर 0 की वैल्यू 1। तो हमारा ये आ रहा है ना, ये इंपॉर्टेंट है,
ये इसलिए इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स कि ये होता है, ये थोड़ा डाउट होता है दोस्तों में मेरे, सही है। तो दोस्तों ये पता होना चाहिए, अगर कि हमें पता है ये सॉल्यूशन के रूप में भी कर सकते हैं, तो क्या सॉल्यूशन के रूप में ये हमारा ई कैसे जा रहा है, ये जो टाइम है वो कैसे जा रहा है, मतलब जो ये एम्पलीट्यूड है इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन द टाइम। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है रीजन के पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स पे बदल रही है, टाइम टू टाइम नहीं बदलेगी। समझो समझो, बहुत बढ़िया चीज़ है। किसी रीजन की हमने निकाली प्रोबेबिलिटी, सही है। बाकी जो वेव फंक्शन था, साइन था, वो तो बदल रहा था, वो तो टाइम के रिस्पेक्ट में बदल रहा था। टाइम बदल रहा है, साई का मान बदल जाएगा। बट जो हमने साई स्क्वायर निकाला है, दिस इज नॉट डिपेंड ऑन टाइम, दिस इज डिपेंडेंट ओनली ऑन कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स बदलोगे तभी साइन नॉट स्क्वायर की वैल्यू बदलेगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट। तो हाँ, तो अगर हम एनर्जी ई का मान निकालें किसी पार्टिकल की, ठीक है, अब हम दोस्तों ये कह सकते हैं जो ये वेव फंक्शन है, अगर कोई वेव फंक्शन है तो दोस्तों इससे क्या बात निकलती है, इससे ये बात निकलती है, हमने किस में निकाले थे, ये हमने टाइम इंडिपेंडेंट वेव फंक्शन में ये जो सॉल्यूशंस थे माने थे। तो दोस्तों इससे ये बात निकलती है कि जो ये टाइम इंडिपेंडेंट वेव फंक्शन के जो सॉल्यूशंस हैं, अगर टाइम इंडिपेंडेंट वेव फंक्शन से कोई वेव फंक्शन है, कोई वेव फंक्शन है, वो टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो जो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होगी, वो क्या होगी, वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी टाइम इंडिपेंडेंट होगी, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम होगी। इट मीन्स, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, अगर कोई भी वेव फंक्शन किसी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सेटिस्फाइड इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है कोई भी वेव फंक्शन, तो वो वेव फंक्शन का जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होगी वो इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम होगी। तो ये हमारा क्या हो गया, एक इम्पॉर्टेंट वो हो गया। ओके, तो दोस्तों हमने फिजिकल उसकी बात कर ली है, फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेव फंक्शन की, इसे ज़्यादा बड़ा नहीं कह सकते। इसके भाग को, इसका जो थोड़ा बहुत रह गया है वो हम अगले वाले लेक्चर में करेंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए। थैंक यू।